आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू दुनिया का नंबर 1 न्यूज चैनल जी सलाम। आपसे मुखातिब हूं मैं शाहबाज, लेकर हाजिर इस वक्त हमारा बेहद ही खास प्रोग्राम आज का मुद्दा, जिसमें हम बात करेंगे तबलीगी जमात के मुस्तकबिल पर। तबलीगी जमात मामले में जमीयत उलमाए हिंद ने मीडिया कवरेज को बदनीयती से भरा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी। पिटीशन में कहा गया है कि मीडिया गैर जिम्मेदारी से काम कर रहा है। मीडिया ऐसा दिखा रहा है जैसे मुसलमान कोरोना फैलाने की मुहिम चला रहे हैं। अदालत इस पर रोक लगाए और मीडिया और सोशल मीडिया में झूठी खबरें फैलाने वालों पर कार्रवाई के अहकामात जारी करे। अदालत ने इस पर नोटिस लेते हुए कहा कि हम प्रेस की आजादी पर पाबंदी नहीं लगा सकते। आप इसके लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को फरीक बनाएं। मामले की सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। लेकिन अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या होगा आखिर जमात का मुस्तकबिल, और आज हम इसी के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं जमात, जमीयत और सुप्रीम कोर्ट। तो जाहिर सी बात है कि जमात के मुस्तकबिल की हम बात कर रहे हैं कि आखिर जमात, जो तबलीगी जमात है, उसके ऊपर कई तरीके के सवाल उठे थे और जिसको लेकर जो है जमीयत उलमाए हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंची और उसके बाद से क्या कुछ कहा गया वो हमने आपको बता दिया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे आउटपुट हेड सैयद अब्बास में देरीज में जुड़ गए हैं। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब जमात का मुस्तकबिल आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। जी हाँ, देखिए, जमात ने जो मरकज़ में हज़ारों लोगों को जमा रखा, जी मरकज़ में उस वक्त मौजूद थे, और सवाल यही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जब वज़ीर आज़म होली मिलन तकरीब को मनाने से इनकार करते हैं, उसके बाद तमाम मुल्क के बड़े रहनुमा के बाद एक ऐलान करते हैं कि हम होली नहीं मनाएंगे जी। फिर उसके बाद बहुत पहले, ये मार्च के पहले हफ्ते में ये कदम उठा लिया गया था। फिर उसके बाद दिल्ली हुकूमत पहले 200 लोगों की गैदरिंग पर रोक लगाती है, फिर 50 लोगों की गैदरिंग पे रोक लगाती है, ये दूसरे हफ्ते, मार्च के दूसरे हफ्ते में। उसके बाद जनता कर्फ्यू का निफाज होता है, उसके बाद लॉकडाउन होता है। सवाल यह है कि उस वक्त तक मरकज़ी जमीयत तबलीगी जमात ने क्या काम किया, तबलीगी जमात की तरफ से क्या इक़दामात उठाए गए मार्च के पहले और दूसरे हफ्ते में, इसका जवाब तबलीगी जमात को देना चाहिए। अच्छा, आपका जुर्म उस वक्त और बढ़ जाता है जब आप पर कोई इल्ज़ाम लगाया जाए, जब आप पर चारों तरफ से निशाने लगाए जाएं और आप सामने ना आए, आप जाहिर ना हो, आप छुपते हुए फिरें, तो लोग समझते हैं कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ ना कुछ काला है। तबलीगी जमात की तरफ से सबसे बड़ी गैर जिम्मेदारी ये बरती गई कि मरकज़ में लोग लॉकडाउन के दौरान भी हज़ारों की तादाद में मौजूद थे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तबलीगी जमात के सैकड़ों लोग कोरोना मुतासिर हैं, रिपोर्ट आ चुकी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। उसके बाद फिर तबलीगी जमात की तरफ से कोई निकलकर सामने नहीं आता, कोई अपना रुख नहीं पेश करता। तबलीगी जमात के जो अमीर हैं मौलाना मोहम्मद साद साहब, वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, क्यों सामने नहीं आ रहे हैं, इसका जवाब देने के लिए कोई नहीं आता। अब रही बात जमीयत उलमाए हिंद की, कि जमीयत उलमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की जी। और कहा कि मीडिया जो है बदनीयती के साथ इश्तिहार कर रहा है, मुश्तहिर कर रहा है इस खबर को। मैं ये कहता हूं कि इस वक्त जमीयत उलमाए हिंद हो या मुसलमानों की जो तमाम तंजीमें हैं, मुस्लिम उलमा हैं, मुस्लिम लीडरान हैं, उनको जो कौम की सरबराही करते हैं, जो कौम की अमीरियत, जो अमीर है कौम के, जो अमीरियत का दम भरते हैं, जो कौम की रहनुमाई का दावा करते हैं, उनको निकलकर सामने आना चाहिए था और कहना चाहिए था कि मौलाना साद साहब आप आगे आइए, आप सामने आइए। आपके 2000 लोगों की वजह से हिंदुस्तान के तकरीबन 20 करोड़ मुसलमानों पर शक की निगाहें उठ रही हैं। 20 करोड़ मुसलमान शक के दायरे में आ रहा है। तो बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट जाते, आप निकलकर सामने आते और कहते मौलाना साद साहब आप कहां हैं, आप सामने आइए। क्योंकि तबलीगी जमात में जो हुआ है उससे इनकार नहीं किया जा सकता।
मैं जज्बात में कुछ कह दूं, आप जज्बात में कुछ कह दें कि उनको बिला वजह मजहबी मुनाफरत के सबब शिकार बनाया जा रहा है, ये कहा जा सकता है, लेकिन दलीलों के साथ ये पेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि सवाल उठेंगे कि आपके मरकज में बैरून मुल्क के जमाती मौजूद थे, मलेशिया और इंडोनेशिया के जमाती मौजूद थे जहां पहले से कोरोना पहुंच चुका था। फिर सवाल उठेगा कि उस मरकज से सैकड़ों की तादाद में शिनाख्त हुई है कोरोना मुतासरीन की। फिर सवाल उठेगा कि क्यों नहीं अपना मौकफ पेश किया जा रहा है। बार बार सवाल यही उठेगा कि मौलाना साद साहब कहाँ हैं, वो सामने आए, अपना मौकफ पेश करें। अगर वो बेकसूर हैं, अगर उनकी नीयत खराब नहीं थी, अगर उनसे अनजाने में ये हो गया तो वो मौकफ पेश करें। जी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं शुएब जामी साहब, प्रेसिडेंट हैं इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी के। शुएब जामी साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल आपका जी सलाम पर। बहुत बहुत शुक्रिया। इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन की जानिब से आप जुड़े हैं। शुएब जामी साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि तबलीग का मामला आप समझ चुके होंगे कि क्या पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है और उसको लेकर जो तबलीगी जमात के ऊपर कई तरीके के इल्जामात लगे हैं वो भी आपको बखूबी मालूम होंगे। लेकिन इन सब के बीच जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से एक पिटीशन दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर और यह कहा गया है कि एक खास मजहब को टारगेट किया जा रहा है और उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, सीधे तौर पर मीडिया के ऊपर निशाना साधा जा रहा है। सबसे पहले मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा इस पर। नहीं, बिल्कुल सही किया है। जिस तरीके से बहुत ही अजीब किस्म का किरदार मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस दौरान निभाया है। देखिए, एक तबलीग की बात जो एक लापरवाही सामने आई है और एसडीएम की और पुलिस की, वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद ये होता है कि पिछले एक हफ्ते से आप 80 से ज्यादा फेक खबरें चलाते हैं, जिसको खुद यूपी पुलिस और जगह जगह की अलग अलग जगह की सरकारों ने खुद खंडन करते हुए ट्वीट करके ये कहा कि भाई आप गलत खबरें ना चलाएं। और इन फेक खबरों के बुनियाद पर एक नैरेटिव सेट कर गई, लोगों के जहनों में एक नफरत भरा गया और जिसका नतीजा ये होता है कि बवाना में, दिल्ली के बवाना इलाके में एक मुस्लिम लड़के के साथ जो है मॉब लिंचिंग होती है, हालांकि उसकी डेथ नहीं हुई। नहीं, आपसे सवाल शुएब जामी साहब, आपसे सवाल कुछ और है, आप कहीं और ले जा रहे हैं। नहीं, आप सवाल मत कीजिए ना, मैं एंकर से बात कर रहा हूं। नहीं, मैं भी एंकर हूं, मैं भी सलाम का एंकर हूं। मैं आपसे सवाल यह करता हूं कि कौन सी फेक खबर की आप बात करते हैं? क्या 13 तारीख को दिल्ली में 200 लोगों की गैदरिंग पर पाबंदी थी, लगा दी गई थी या नहीं? 16 तारीख को 50 लोगों की गैदरिंग पर पाबंदी लगाई गई थी कि नहीं? आप दूसरों पर इल्जाम लगाने, दूसरों की कमियों को बजाय आप अपना मौकफ पेश करिए, आप सामने आइए, आप बताइए कि इतनी पाबंदियों के बावजूद 22 तारीख को 144 दिल्ली में लगी कि नहीं? जनता कर्फ्यू का निफाज हुआ कि नहीं? 25 से लॉकडाउन है कि नहीं? मरकज में हजारों की तादाद में मुल्की और गैर मुल्की लोग क्या कर रहे थे? आप सवाल पूछ रहे हैं या अपनी बातें मेरे जुबान के अंदर थोपना चाह रहे हैं? नहीं, मैं आपसे एक एंकर के हैसियत से भी पूछ रहा हूं और एक रुस्वा हुए मुसलमान की हैसियत से पूछ रहा हूं कि 2000 लोगों की वजह से हिंदुस्तान का 20 करोड़ मुसलमान रुस्वा हो रहा है। ठीक है, अब 2-3 मिनट में मैं अपनी सारी बातें मौकूफ को रख देता हूं। पहली बात तो यह है कि 13 तारीख से 22 तारीख के बीच की जो आप बात कर रहे हैं, उस दौरान में देश का पार्लियामेंट भी चल रहा था, जहां पे हजारों लोग जुड़ते हैं और 500 से ज्यादा पार्लियामेंट भी मौजूद होते हैं। दूसरी बात कि 19 तारीख तक जो है हमारे देश में यहां से किसी किस्म के नेशनल हेल्थ इमरजेंसी की बात नहीं हुई। 13 तारीख को जो है हेल्थ मिनिस्ट्री कहती है कि हमारे यहाँ नेशनल हेल्थ इमरजेंसी नहीं है, जबकि 87 केसेस आ चुके थे। तो दूसरी बात यह है कि भाई हमारे यहाँ उस वक्त दिल्ली में जो है कोई मंदिर, कोई कपाट, कोई आश्रम, कोई रिलीजियस जो मस्जिदें थी वो बंद नहीं थी। ये तो 22 तारीख के जब जनता कर्फ्यू हमने इंपोज किया है तब बंद होनी शुरू हुई है और शाहीन बाग भी बंद हुआ है। उसके बाद 23 तारीख के बाद जब लोग वहां फंस जाते हैं मरकज में, तो उन्होंने क्या किया मरकज वालों ने? उन्होंने 17 गाड़ियों की लिस्ट बना करके एसडीएम को सौंपा और कहा कि ये नंबर है, इसका जनता कर्फ्यू पास हमें दिलवाइए ताकि हमको सबको डिस्पर्स करना है। लेकिन उसके बाद भी एसडीएम साहब उसकी बात नहीं सुनते हैं। अब जो बद से बदतर स्थिति हो रही थी उसका जिम्मेदार क्या एसडीएम या दिल्ली सरकार नहीं है? दूसरी बात यह है कि जब 28 तारीख को रात के 2 बजे अजीत डोभाल साहब मिलते हैं, उससे पहले ही मरकज ने दिल्ली हेल्थ ऑफिशियल को इन्फॉर्म किया कि हमारे यहाँ कुछ लोग खास रहे हैं, आप आकर के इनकी जांच कराइए।
जब डोवाल साहब से मुलाकात हो जाती है और सब बात होता है कि ठीक है अब डिस्पर्स होगा, तो उसके बाद आपको मरकज की लापरवाही समझ में आती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, आपने कहा कि थूकने वाली बात, कि थूकते हैं लोग। कौन सा एक आदमी आज तक मुझे दिखा दीजिए, कोई डॉक्टर हो, कोई नर्स हो, जो सामने आके मीडिया में कहा हो कि मुझ पे थूका हो, और आपने नैरेटिव चलाया कि थूक रहे हैं, जबकि वो वीडियो मुंबई का था किसी अरे जगह कौन, का, जो सुनिए मौलाना साहब, मौलाना साहब, मौलाना साहब, बात पूरी हो जाएगी। अरे नहीं पूरी हो जाएगी। नहीं, यही आप लोगों के इसी जज्बात से पूरी कौम को नुकसान होता है, क्योंकि आप लोग सोचते हैं हम जो कह रहे हैं वही सच है। हम पार्लियामेंट का हवाला दे रहे हैं, चलती रहेगी। हम हवाला दे रहे हैं कि मस्जिद में नमाजें हो रही थी, पूजा और कपाट के द्वार खुले हुए थे, आप ये कह रहे हैं। लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने जो हिदायतें जारी की 13 तारीख को, 16 तारीख को, 22 तारीख को, फिर जनता कर्फ्यू का निफाज हुआ, उस वक्त तक वो जो ऐलानात हो रहे थे, क्या वो खबरें मरकज के लोगों को, आप लोगों को जिस तरह से आप वकालत कर रहे हैं, आप लोगों को सुनाई नहीं दे रही थी? या आप उसके रद्द में अपनी दलील पेश करेंगे? क्या आप इससे इनकार कर, क्या आप इससे इनकार कर सकते? आप दिल्ली सरकार को क्लीन चिट क्यों देने में लगे हैं? मैं दिल्ली सरकार को क्लीन चिट देने में नहीं लगा हूं। मैं पूछ रहा हूं कि जब दिल्ली सरकार ये हिदायतें जारी कर रही थी, दिल्ली में इतने लोगों का मजमा ना हो, 200 लोगों का, 500 लोगों का, फिर 144 लगाई गई कि 4 लोग एक साथ ना हो, तो क्या उस वक्त आप लोगों को सुनाई नहीं दिया? मैं यही जानना चाह रहा हूं, क्या मरकज के लोग उससे वाकिफ नहीं थे, इन हिदायतों से? मैं ये पूछना चाह रहा हूं। मुझे यकीनन इस बात का अंदाजा है कि शायद वो लोग वाकिफ नहीं थे, क्योंकि मरकज निजामुद्दीन के लोग ना टीवी देखते हैं, ना मीडिया देखते हैं, ना अखबार पढ़ते हैं, और ना ही यहाँ से दुनियादारी से उनको ज्यादा मतलब रहता है। वो तो कब्र के नीचे की बात करते हैं या तो आसमानों से ऊपर की बात करते हैं, तो यकीनन उनको नहीं अंदाजा होगा। और दूसरी बात, कोरोना किसको हो रहा है या संक्रमण हो रहा है नहीं हो रहा है, ये तो जांच के बाद ही पता चला, या लोगों को पता ही नहीं था कि किसी को संक्रमण हो रहा है। और अगर फॉरेन की जमातें उससे पहले आ रही थी तो हमारी सरकार ने कहा कि हम 2 महीने से लोगों की जांच कर रहे हैं एयरपोर्ट पे और स्क्रीनिंग पे। वो कहां पे चूक हो गई? इंडोनेशिया, मलेशिया की जमातों को कैसे फॉरेन मिनिस्ट्री ने वीजा दे दिया? ये सवाल नहीं पूछेंगे आप? अब मैं अपनी बात 20 सेकंड में खत्म कर लेता हूं। मेरा शोएब जामई साहब, एक बात बताइएगा, आपकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है नहीं बनती है? जमात के लोगों की जिम्मेदारी कोई बनती है नहीं बनती है? या फिर सिर्फ आसमान की बात होगी, जमीन के मसाइल की कोई बात नहीं होगी? बिल्कुल जिम्मेदारी यकीनन बनती है, और मैं कहता हूं कि अगर लापरवाही, देखिए पहली बात तो यह है कि कोई डेलिबरेट लापरवाही नहीं है, और अगर जाने अनजाने में लापरवाही हुई है तो उसके ऊपर जो है यहाँ से केस दर्ज है और उसका वो जवाब देंगे। लेकिन मेरा मसला ये है, मैं नैरेटिव की बुनियाद पर बात कर रहा हूं। जब आप नैरेटिव सेट करते हैं कि भाई यहाँ से मुसलमान ही कोरोना के लिए जिम्मेदार हैं और हो हंगामा मचता है पूरे देश में, 1 हफ्ते तक फेक खबरें चलाई जाती है, चाहे ANI हो या चाहे कोई भी हो, हर कोई फेक खबरें चलाता है, तो उससे मुसलमान कौम ज्यादा बदनाम की गई है और डेलिबरेटली बदनाम की है। और उसका नतीजा ये होता है, मैं अपनी एक बात खत्म कर लूं, कि नतीजा ये होता है कि कल ही बिहार के पूर्णिया में जो है एक परिवार पे हमला होता है और पिता की उसकी मृत्यु हो जाती है और बेटा भी जो है उसका बुरी तरीके से घायल है। और ये तमाम मामले इंतजामिया की नजर में हैं, ये प्रशासन इसके ऊपर देख रहा है। नहीं शोएब जामई साहब, एक बात बताइए मेरे को, आप एक बात, नहीं शोएब, बहुत देर हो गई, मैंने आपको पूरा मौका दिया है, आप एक बात बताइएगा, जो बात है, जो सवाल अब्बास आपसे कर रहे हैं, आपने उसका एक भी जवाब नहीं दिया और आप लगातार काउंटर क्वेश्चन करते चले जा रहे हैं। मैं जवाब तो दिया भाई, मैंने तो कहा कि यहाँ से कि जाने अनजाने में अगर लापरवाही हुई है तो उसका संज्ञान जो है कानून ले रहा है और उसका नोटिस का जवाब भी। फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि मीडिया आपको टारगेट कर रहा है? मीडिया तो अपना काम कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आप प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में जाइएगा। उनको नहीं, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में नहीं, हम तो जिन लोगों की जान गई है पूर्णिया में, जो नफरत भरा गया है उसकी वजह से उसमें बेटा और बाप की जान गई है, हम तो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। पूरे देश में लाखों की तादाद में FIR दर्ज होगा इन फेक न्यूज पेडलर्स के खिलाफ। वो कानून और जज से ऊपर नहीं होता है टीवी में बैठा हुआ एंकर, वो उससे ज्यादा। शोएब साहब फैला रहे हैं टीवी स्टूडियो में बैठ करके, मजाक समझ लिया है? शोएब साहब, आप बजाय सुप्रीम कोर्ट जाने के कोरोना बम कहेंगे मुसलमानों को। शेख साहब सुन लीजिए ना, शोएब जामई साहब, आप बजाय सुप्रीम कोर्ट जाने के आप ये देखिए कि मौलाना साद साहब कहां हैं, उनको बाहर ले आइए, वो अपनी जिम्मेदारी कबूल करें, वरना पूर्णिया जैसे हालात हमारे घरों तक आ जाएंगे, पूर्णिया जैसे हालात आ जाएंगे।
2000 लोगों की वजह से 20 करोड़ मुसलमान मुतासिर हो रहा है। मौलाना साद साहब का है, आप इसका जवाब दीजिए, बजाय इसके कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि मीडिया जो है वो बदनीयती से काम कर रहा है, मीडिया मुतासबाना रवैया अख्तियार कर रहा है। ये मैं आपको जवाब जो मैंने दिया, मैंने कहा कि भाई मौलाना साद साहब तो यहां से कहीं नहीं गए। देश के तीसरे नंबर जो शक्तिशाली आदमी अजीत डोभाल से 2 बजे रात में मिलने के बाद वो कहां जाएंगे? सरकार को सब पता है कि मौलाना साद साहब कहां हैं। और जब दिल्ली पुलिस ने सवाल किया, उन्होंने 26 सवालों के जवाब जो उन्होंने मांगे नोटिस में, उसका उन्होंने जवाब दिया। पुलिस ने तो नहीं कहा कि आप फिजिकली आके प्रेजेंट मैं कह रहा हूं शोएब जामई साहब, वो मीडिया के सामने आए, कौम को इत्मीनान हो जाए, सुकून हो जाए। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, कौन सा ये कानून कहता है कि मीडिया के सामने आना कंपल्सन है? कभी आपने मौलाना साहब? मैं कानूनी तौर पे बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं कानूनी तौर पर, मैं आप अखलाकन बात कर रहे हैं ना, कि आपने अभी अखलाकी तौर पे कहा ना कि जमात के लोगों को पता ही नहीं रहा होगा दिल्ली सरकार की हिदायतें। मैंने उसको कबूल किया, उसी अखलाक की बुनियाद पे मैं कह रहा हूं कि वो कौम की बेहतरी के लिए, वो कौम की हिफाजत के लिए, वो कौम के तहफ्फुज के लिए सामने आए, मैं ये कह रहा हूं। भाई देखिए, मौलाना साद साहब तो आज तक कभी भी मीडिया के सामने नहीं आए, ना इन्होंने इंटरव्यू दिया, और बल्कि उनको तो मोबाइल से ही बड़ा सख्त नफरत है। लेकिन दूसरी बात यह कि उन्होंने अपना ऑडियो जारी करके कुछ ही दिन पहले यहां से पूरी मीडिया ने चलाया कि जब उन्होंने कहा कि भाई लोग जो है अपना इलाज करें, घरों से निकल करके खुद अथॉरिटीज को संपर्क करें और सरकार का इसमें ताउन करें, और यही इसमें सबसे ज्यादा बेहतरी है, और ये सुन्नत के खिलाफ या ईमान के खिलाफ ये बात नहीं है। जब उन्होंने ऑडियो जारी करके कहा, और मैंने ही खुद सारे मीडिया चैनल को वो डिस्ट्रीब्यूट किया था जो मौलाना साद साहब की तरफ से मेरे पास आया था। तो भाई हम तो जो चीजें हो रही हैं, जो जिम्मेदारियां, लेकिन सवाल यह है कि आप तबलीग जमात का भूत इतना सवार है, लोगों ने तबलीग का नाम ले लेकर के सरकार के सामने जो असली मुद्दे थे, जो गरीबों के मुद्दे थे, जो पीपीई किट के मुद्दे थे, जो देश में इस वक्त जो बहुत सारे लोग बिहार तक पहुंचे पैदल, वो घर पहुंचे या ना पहुंचे, वो सब नजर में है शोएब जामई साहब, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा रहा ना शोएब जामई साहब, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। आप देखिए, मैं ये कह रहा हूं, पूर्णिया के मुद्दे को प्लीज उठाइए, आपकी जिम्मेदारी है। आपकी आवाज पहुंच रही है, जो आप मुद्दा उठा रहे हैं वो आपकी आवाज ही पहुंच रही है। 2 लोगों की आवाम से जुड़े हुए जितने भी मसाइल है वो उठाए जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को भी क्लीन चिट दे दी जाए। मैं बिहार के डीजीपी साहब से गुजारिश करता हूं, नीतीश सरकार से, कि आपको यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि लॉकडाउन में भी अगर मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं हो रही है तो ये बहुत ही शर्मनाक है। शोएब जामई साहब, उसको तो कोई भी ठीक नहीं ठहरा सकता ना, उसको कोई ठीक नहीं ठहरा सकता, जो गलत है वो गलत है, लेकिन अपनी भी जिम्मेदारी बनती है ना कुछ। आपको सामने आकर के उस परिवार को इंसाफ दिलाने की कोशिश करना चाहिए, वरना शोएब जामी जब तक जिंदा है उस परिवार के लिए इंसाफ की मांग करता है, और देश के सरकार से मांग करता है कि ऐसे लोगों को कठोर कानूनी कार्रवाई कर करके इनको जेल के शोएब जामई साहब, ये पूरा मामला पब्लिक डोमेन में आ चुका है, सबको मालूम है, इंतजामिया उसके ऊपर एक्शन लेगा, ये बात तो ठीक है, लेकिन जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, जो आपसे सवाल किए हैं अब्बास ने, आप उसके ऊपर जवाब नहीं दे रहे हैं। भाई कितनी बार जवाब दूं? बार बार मैं मौलाना साद साहब का नाम लेकर के आ रहा हूं, जबकि यहां से मेरा जी नहीं चाहता है कि मैं बार बार यहां से हजरत जी का नाम लूं, उसके बावजूद भी मैं नाम ले रहा हूं। अब मैं कैसा जवाब दूं? मैं जब आपसे सवाल कर रहा हूं, आपने एक आप एक बात बताइए, अब आप एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि आपको नहीं मालूम था, आपने सारा का सारा पूरा घटनाक्रम बता दिया है कि ये हुआ है और डीएम से परमिशन मांगी गई थी, क्या आपने उस दौरान कुछ पब्लिक नोटिफिकेशन जारी किया या फिर आपने प्रेस को बताया है? वैसे तो आप प्रेस में आ सकते हो, आपका जो इंतजाम है वो प्रेस के अंदर आ सकता है, क्या आपने उस वक्त प्रेस को बताया, इत्तला दी गई कि भाई हमारे पास भी इतने सारे लोग हैं? ये तो बाद में लोगों को पता चला है। हाँ, मैं वही बता रहा हूं कि 19 तारीख से ही जो है उन्होंने निजामुद्दीन पुलिस के एसएचओ को जो है कांटेक्ट किया था, और उन्होंने कहा था कि भाई यहाँ से हमारे यहाँ कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं, उनको बाहर निकलवाना है, और धीरे धीरे लोग अपने अपने घर की तरफ जा रहे हैं जो वहां पे जमा हुए थे बसों, ट्रेनों में और फ्लाइट्स में। लेकिन कुछ लोगों की फ्लाइट्स और ट्रेन जो है वो 25 तारीख के बाद है, उनका क्या करें? और LIB जो कि लोकल इंटेलिजेंस ब्यूरो होती है, वो सारे तबलीगी जमात कितनी कहां से आ रही है और कौन कौन फॉरेन से आ रहे हैं, सबका वो लेखा तो इसके बाद जिम्मेदारी खत्म हो गई, इसके बाद जिम्मेदारी खत्म हो गई अपनी। सर अरे जिम्मेदारी क्या, रोज वो जा रहे थे निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन। आप बताइएगा, जो चीज रूटीन चल रही है, मैं ठीक है आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन आप ये बताइए ना कि क्या इससे जिम्मेदारी हमारी खत्म हो जाती है? मैं अगर ये कह दूं कि भाई मैंने अपना काम कर दिया है और अब मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई है,
चलिए, मैं तो शुक्रगुजार हूं कि आपने तो माना इस बात को, लेकिन वरना तो लोग मान ही नहीं रहे। मैं कह रहा हूं कि आप जो वीडियो चलाया उन्होंने, जब दिल्ली पुलिस ने जो जारी किया था, उसमें आप देखिए कि वो खुद कह रहे हैं कि सर हमारे यहाँ जो लोग बच गए हैं 1500 लोग निकालने के बाद, उनके लिए एसडीएम से आप कर्फ्यू पास दिलवाइए और इंतजाम करवाइए। तो एसएचओ साहब क्या कह रहे हैं कि भाई आपको पता नहीं, आप करिए, अपने अपने तरीके से कीजिए। अब बताइए कि जब लॉकडाउन हो चुका है, कोई भी आदमी बाहर नहीं निकल पाता है, तो बिना जनता कर्फ्यू पास के यहाँ से कोई चीज बाहर निकल पाएंगे, डिस्पर्स कर पाएंगे? यही बात मैं कह रहा हूं ना आपसे। यही तो सवाल है ना शोएब साहब कि इतनी इतनी ताखीर क्यों कर दी गई, इतनी देर क्यों कर दी गई? सवाल यही है। अब आप कहने लगे कि पार्लियामेंट चल रहा था, तो आप हर सवाल का जवाब उसके तरदीद में, उसके रद्द में देने के लिए तैयार हैं। आपके पास कोई लॉजिकल जवाब है क्या इसका? नहीं, देखिए, लॉजिकल जवाब ये है कि भाई जो भी जमातें आती हैं, वो जमातें जो लोकल थी, जो नजदीक की थी, वो तो चली गई, ठीक है। और जो बाहर से जो फॉरेन की जमातें आती हैं, उसके बहुत दिन पहले से फ्लाइट का टिकट जो है बना रहता है। जो तमिलनाडु, जिनको तेलंगाना जाना था, उनका भी जो है ट्रेनों की टिकट जो है हफ्ते 10 दिन पहले से बने हुए रहते हैं। तो बाकी लोगों को तो किसी को नहीं अंदाजा था कि 22 तारीख की जनता कर्फ्यू के बाद 23 तारीख को पूरा देश में लॉकडाउन हो जाएगा। हो सकता है ये सोच रहे हो कि भाई 22 तारीख को जनता कर्फ्यू जैसे ही खत्म होगा, सारे लोगों को डिस्पर्स होना है। लेकिन अचानक से 23 तारीख को जब लॉकडाउन हो जाता है, फ्लाइटें कैंसिल हो जाती है, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, और सारी ट्रेनें कैंसिल हो जाती है, तो उसको तो हम स्ट्रैंडेड या फंसा हुआ ही लोग कहेंगे ना। हम उसको छुपे हुए या इस तरह, अगर छुपे हुए होते तो खुद वो क्यों एसएचओ से जाके मिलते? अगर छुपे हुए होते तो क्यों अजीत डोभाल से मिलते? अगर छुपे हुए होते तो वो दिल्ली हेल्थ ऑफिशियल को खुद क्यों इन्फॉर्म करते? ये भी आप सवाल पूछिए। तो बहुत हद तक जिम्मेदारी तबलीग वालों ने निभाई है। मैं समझता हूं कि 25 तारीख के बाद, तो लॉकडाउन के बाद क्या क्या हुआ इस देश में। रामनवमी मनाई गई धूमधाम से, यहाँ से लोग सड़कों पे निकले, रथ यात्रा निकलता है। शोएब साहब के बाद बीजेपी के नेता जो दूसरा है क्या कर रहा है, उस बात को देखा जा रहा है। शोएब साहब बर्थडे पार्टियां मना रहे होते। ये सारी चीजें हम और आप देखते नहीं है, उसके ऊपर कोई प्राइम टाइम डिबेट नहीं करते। मतलब कोई, शोएब साहब फिर वही आप जवाब दे रहे हैं कि कोई बर्थडे पार्टी मनाए, कोई किसी जगह भीड़ लगा के खड़ा हो जाए तो जमात भी चलती रहेगी। मतलब आपका कोई अखलाकी फरीजा नहीं है। मेरा सवाल यही है। बिल्कुल अखलाकी फरीजा। मैंने तो कहा कि भाई दावत और तबलीग का काम पिछले 100 सालों से जो चल रहा है, आज तक किसी किस्म का विवाद नहीं हुआ। कोई ऐसी शोएब साहब सरकार को जमात की पूरी तारीख तनाजात में घिरी हुई है। इस पर मत जाइएगा कि आज तक नहीं जी, माजरत के साथ, जमात के मरकज में, जिस मरकज में मारपीट हो जाए जमातियों के बीच, उसकी तारीख की क्या बात करेंगे आप? नहीं, देखिए, अब आप तो यहाँ से आप फिरका वारियत की बात करेंगे तो नहीं, फिरका वारियत की बात नहीं मैं कर रहा हूं। आप जो पारसाई का इजहार कर रहे हैं, मैं उस पर कह रहा हूं। आप बार बार आप ये कह रहे हैं कि दूसरा करेगा तो हम भी करेंगे। नहीं, सरकार की जहां तक समर्थन या सरकार को या प्रशासन को सपोर्ट करने की बात है, तो आपको पता है 1962 में ये निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन सिर्फ इसलिए ही वहां पे बनाया गया था, जो कि मरकज के दीवार से सटी हुई है पुलिस, कि ताकि तमाम जितनी भी जमात आने वाली है उन पर नजर रखा जाए, उनके लेखा जोखा तैयार किया जाए। तो पिछले 70 सालों से जो जमात जो है प्रशासन को सपोर्ट करते हुए और 150 मुल्कों में बड़ी आसानी से चल रही है, और जिसके लिए शिवराज सिंह चौहान भी भोपाल के इज्तिमा में हर साल दुआ में शामिल होते हो। प्रधानमंत्री मोदी जी अहमदाबाद में 2012 में जो है इज्तिमा करने के लिए परमिशन देते हैं। आप कह रहे हैं कि आपको टारगेट किया जा रहा है। शोएब जामी, मैं आपके पास आऊंगा एक वक्फे के लिए मुझे यहाँ रुकना है और ये जानने की कोशिश करूंगा, जब सब लोग आपका ताउन कर रहे हैं उसके बावजूद भी अगर आप अपने आप को बताते हैं कि हमको टारगेट किया जा रहा है, तो उसके ऊपर भी सवाल जानने की हम कोशिश करेंगे, जवाब जानने की कोशिश करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है। जमात, जमीयत और सुप्रीम कोर्ट। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस मामले की जिसको लेकर अब जो है जमीयत उलेमाए हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। जी हां, तबलीगी जमात का ही पूरा मामला है और इसके अंदर मुद्दा ये बनाया गया है कि जो तबलीगी जमात है उसको बिला वजह एक मुद्दा बनाया जा रहा है, उसका नाम को बदनाम किया जा रहा है। इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ शोएब जामी साहब है, प्रेसिडेंट है इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के, और साथ ही हमारे आउटपुट एडिटर बैठे हुए हैं इस वक्त हमारे साथ, सैयद अब्बास मेहदी। शोएब जामी साहब, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि
आप गिना रहे हैं कि कौन से कपाट बंद हुए हैं, पार्लियामेंट कितने दिनों तक चला है। मैं एक बात आपसे समझना चाह रहा हूं कि हमारी भी जिम्मेदारी कुछ है या नहीं? यकीनन हमारी जिम्मेदारी है और इस्लाम मजहब तो हमें अपनी जिम्मेदारी ही सिखाता है। मैं वेयर अबाउटरीज नहीं कर रहा था, बल्कि यहाँ से ये बात रख रहा था कि हमारा देश उस वक्त बिल्कुल भी सीरियस मोड में नहीं था। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ठीक है, हमारी जिम्मेदारी है और सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, चाहे वो तबलीग से जुड़े हुए साथी हो या किसी भी फिरके से ताल्लुक रखते हो या कोई भी संगठन या फिर सामाजिक संस्था चलाते हो। भाई आप तो ये जानते हैं कि तबलीग का काम जो है वो बहुत ही गैर राजनीतिक और एक रिलीजियसली इंक्लाइंड सामाजिक सुधार संस्था है। आप सबको पता है यहाँ से तबलीग का काम क्या होता है, ये तो दीन ईमान की बात करती है, इसमें जिम्मेदारी भी शामिल होती है। लेकिन हम जब सरकार के एतबार से या देश के एतबार से देखते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि 31 दिसंबर 2019 को ही WHO ने हमें रेड अलर्ट जारी कर दिया था। उसके बाद जो है जब हम फरवरी के महीने में, जबकि फरवरी में ही हमारे पास जो है एक केस आ चुका था फरवरी से पहले, उसके बावजूद भी हमने यहाँ पे अपने देश में 24 फरवरी को इतना बड़ा कार्यक्रम रखा मोटेरा गुजरात में, जिसमें 1000 से ज्यादा अमेरिकी आए, उनकी कोई जांच या स्क्रीनिंग तो नहीं हुई थी। तो हमने बहुत सारी लापरवाहियां बरती, उसके बावजूद भी हम 13 तारीख तक कह रहे थे कि हमारे यहाँ कोई हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। और फॉरेन की जमातें जो आई हैं इंडोनेशिया मलेशिया से, गालिबन उम्मीद है कि उन्हीं में से किसी लोगों को कोरोना हुआ था जिसका संक्रमण मरकज में रह रहे और बाकी लोगों को फैला है। लेकिन आप बताइए कि इंडोनेशिया और मलेशिया से जो जमातें आती है उसको वीजा तो फॉरेन मिनिस्ट्री देती है। जो इंडोनेशिया मलेशिया जो है उस वक्त हॉट स्पॉट शोएब जामई साहब, साउथ एशिया तो हम शोएब जामई साहब, जिम्मेदारी थी ना कि भी उनकी स्क्रीनिंग हो, या तो फिर आप उनको वीजा ही नहीं देते। शोएब जामई साहब, आप वजारत खारजा पे सवाल उठा रहे हैं कि वीजा तो वहां से इशू होता है। मैं आपसे सवाल करता हूं कि जमात के लोग हिंदुस्तान में आते हैं मिशन पर और वीजा क्यों लेते हैं, टूरिस्ट वीजा क्यों लेते हैं? भाई आप बता रहे हैं ना कि जमात के लोग हैं, अखलाकी बहुत ही सीधे साधे, उनका काम है सिर्फ दावत और तबलीग का काम है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पैगाम को दुनिया के आखिरी आदमी तक पहुंचा दो, ये फर्ज निभाने आते हैं। तो फिर इस टूरिस्ट वीजे पर क्यों आते हैं? मैं जवाब देखिए, 1983 में इंदिरा गांधी ने एक कमेटी सेटअप की थी जिसमें LIB, CBI और रॉ के मेंबर्स थे, और उन्होंने कहा था कि भाई ये तबलीग जमात के लोग क्या क्या करते हैं, इन पर आप पूरा 6 महीने स्टडी करके एक रिपोर्ट दें। 6 महीने की स्टडी के बाद जो उन्होंने रिपोर्ट दिया है उसमें उन्होंने कहा था कि भाई ये बहुत ही गैर राजनीतिक पॉलिटिकल काम करते हैं और ये जमीन के नीचे और आसमान के ऊपर की बात करते हैं। इनका सरकार को देश विरोधी या सरकार विरोधी कोई काम नहीं है, ये सामाजिक सुधार संस्था है जो मुसलमानों के अंदर ही काम करती है, इसलिए जो है ये इनको जो है सब कुछ चालू रहने दिया जाए। उसी के बाद इंदिरा सरकार ने ये फैसला लिया था कि भाई फॉरेन के जितने भी जमातें आएगी आप इनको रोक टोक नहीं करेंगे और इनको टूरिस्ट वीजा पर ही जो है पिछले 70 सालों में 1962 के बाद से ही जो है जो टूरिस्ट वीजा होता है उसी के बुनियाद पर उनको जमात में आने दिया जाता है। और जो भी जमात आते हैं उसको लोकल इंटेलिजेंस ब्यूरो एक डॉजियर बना करके होम मिनिस्ट्री को देती है। क्या जो LIB और जो निजामुद्दीन पुलिस जो अपने रिकॉर्ड में रखती है उनको मालूम नहीं होता है कि ये टूरिस्ट वीजा, जबकि सबका वीजा का एक कॉपी जो है सरकार के पास भी होता है, होम मिनिस्ट्री के पास भी होता है और निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन पे पास भी होता है। तो सारे लोगों की निगरानी में बिल्कुल